एक दफा किसी गांव की एक बुढ़िया किसी ज़रूरत से शहर जा रही थी। रास्ते में उसे दो चालबाज ठग मिल गए। ठगों को पता चल गया कि बुढ़िया मालदार आसामी है। वो उसके पीछे लग गए और उससे माल हटाने की तरकीबें सोचने लगे। उधर बुढ़िया ने भी तो धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए थे। वो उन ठगों से खबरदार होकर अपने रास्ते पर चलती गई। तेज तेज कदम उठाकर दोनों ठग जल्दी बुढ़िया से जा मिले और बड़े अदब से सलाम करते हुए पूछने लगे, नानी अम्मा कहाँ जा रही हो? बुढ़िया ने जवाब दिया, जीते हो बेटा, यही शहर तक जा रही हूँ। दोनों ठगों ने कहा, हम भी शहर जा रहे हैं। अच्छा हुआ कि आप मिल गई। चलिए बातें करते करते रास्ता आसानी से कट जाएगा। एक ठग ने पूछा, बड़ी अम्मा आपको शहर में कोई काम है क्या? बुढ़िया ने कहा, बेटी की शादी जो करनी है, दिन रात फिक्र लगी रहती है। महंगाई के ज़माने में खर्च पूरे नहीं होते। दो एक जेवर रखे हुए थे तो सोचा कि उन्हें बेचकर कुछ खर्च पूरे किए जाएं। एक ठग ने जवाब दिया, क्यों नहीं, जेवर तो बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि आगे वक्त काम आए। दूसरे ठग ने कहा, अच्छा नानी अम्मा कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ ताकि सफ़र कट जाए। बुढ़िया ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन इस वक्त मुझे कोई अच्छी कहानी याद नहीं आ रही। पहले तुम शुरू करो, इतने में मुझे कोई कहानी याद आ जाएगी तो मैं तुम लोगों को सुनाऊंगी। पहले ठग ने कहा, नानी अम्मा जग बीती कहानियां तो सुनते सुनते जी भर गया है। इस वक्त मैं आपको एक आप बीती सुनाता हूँ, लेकिन अगर आपने इस वाक्य को झूठ समझा तो आपको अपना एक जेवर हमें देना पड़ेगा। बुढ़िया जो कि पहली खबरदार हो चुकी थी, ये सुनकर ठगों की नीयत को और भी अच्छी तरह से भांप गई। सोचने लगी कि मौकार हुआ, इतनी शराबत क्यों ना दिखाएं, उनसे गाफिल ना रहना चाहिए। फिर जरा होशियार होकर बोली, हाँ बेटा, अगर वाक्य सच्चा हुआ तो मैं उसे झूठ क्यों समझूंगी। खैर मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, तुम अपनी कहानी शुरू करो, किसी तरह रास्ता तो कट जाएगा। ठग आप बीती सुनाने लगा, मेरे बचपन का वाकया है कि इसी तरह हम एक गली में जा रहे थे। रास्ते में लकड़ी की एक गेंद पड़ी मिल गई, जो मैंने उसे ठोकर मारी। जादू को गेंद फट गई और एक जिन उसमें से निकलकर उस्मान की तरफ उड़ने लगा। वो ऊंचे ऊंचे उड़ता जा रहा था। मैं टिकटी बांधे उसे देखता रहा। फिर झकाझक वो मेरी आंखों से ओझल हो गया। उस्मान से निगाह हटाकर मैंने जमीन पर पड़ी गेंद की तरफ देखा तो वही जिन फटी हुई गेंद के पास खड़ा था। जो ही मैंने जिन की तरफ देखा तो वो आंखों के रास्ते मेरे जिस्म में समाने लगा। जिन का मेरे जिस्म में समाना था कि मैं भी अपने अंदर उड़ने की ताकत महसूस करने लगा और कुछ ही देर बाद मैं खुद भी उस्मान की बुलंदियों पर उड़ रहा था। उड़ते उड़ते मेरी मुठभेड़ एक अकाब से हो गई। अकाब ने एक ही झपटे में मेरी दोनों आंखें निकाल ली और चोंचे मार मार कर मुझे एक समुंदर में गिरा दिया। अभी ठग ये कहानी सुना रहा था कि कहानी के असर का अंदाजा लगाने के लिए ठग ने पूछा, क्यों नानी अम्मा, मैं झूठ तो बोल नहीं रहा। बुढ़िया ने कहा, मुझे यकीन है बेटा, तुम भला झूठ क्यों बोलने लगे। जिंदगी में इंसान को ऐसे वाक़यात से गुजरना पड़ता है। तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। हाँ, आगे कहो कि समुंदर में तुम जिंदा कैसे बच निकले। ठग ने अपनी कहानी फिर शुरू करते हुए कहा, जैसे मैं समुंदर में गिरा मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरा कद बढ़ने लगा। एहसास की मंजिल अब शुरू हुई थी कि एक बहुत बड़ी मछली अपना खौफनाक मुंह खोले मेरी तरफ बढ़ने लगी और दूसरे लम्हे उसने मुझे निकल लिया। इत्तेफाक से जल्दी वो मछली एक माहीगीर के जाल में जा फंसी। माहीगीर इतनी बड़ी मछली पाकर बहुत खुश हुआ। उसी दिन शहर के कोतवाल का एक शानदार दावत का एहतमाम किया जा रहा था और उसी दावत के लिए मछली फराहम करने का काम उसी माहीगीर को सौंपा गया था। माहीगीर ने उस मछली को जिंदा ही अपने रेड़े पर लादा और कोतवाल के यहाँ पहुँच गया। इस कदर उम्दा और बड़ी मछली देखकर कोतवाल ने माहीगीर को ढेरों इनाम दिया और उसी वक्त बावर्ची को बुलाकर हुक्म दिया कि मछली को अच्छी तरह साफ करके ऐसा लजीज पकाया जाए कि मेहमान मुतद्दों इस दावत का मजा याद रखें। मछली की सफाई के लिए बावर्ची अभी औजार ही संभाल रहा था कि लपक कर मछली ने बावर्ची को पकड़ लिया और दूसरे लम्हे उसे जिंदा निकल गई। बावर्ची के मावनों ने शोर मचाया तो सैब बहादुर मौके पर पहुंचे। सैब ने फौरन एक जराह को बुलाकर सारी हकीकत बयान करते हुए कहा कि
मछली का पेट ऐसा एहतियात से चाक किया जाए कि बावर्ची सही सलामत बाहर निकल आए। जब मछली का पेट साफ किया गया तो बावर्ची के साथ मैं भी सही सलामत बाहर निकल आया। और चंबे की बात तो ये थी कि मेरी आंखें भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। अब तो मैं भी दावत के इत्माम की सारी चहल पहल अपनी आंखों से देख रहा था। पेवर्ची के साथ मुझे भी देखकर लोग बहुत हैरान हुए कि मछली के पेट में जाकर पेवर्ची एक से दो कैसे हो गया। मेरी आप बीती सुनकर साहब बादल मुझ पर बड़े मेहरबान हो गए। उन्होंने पहनाने के लिए मुझे खूब अच्छे अच्छे कपड़े दिए और उस दावत में भी शरीक होने को कहा। उसी दिन से शहर के कोतवाल ने न सिर्फ मुझे अच्छी तरह से जानने लगा बल्कि मेरी इज्जत भी करता रहा। तक की आप बीती सुनकर बुढ़िया ने बड़ी बेनियाजी से कहा, बेटा तुम तो बड़े बहादुर निकले। बड़ी बेनियाजी से कहा, बेटा तुम तो बड़े बहादुर निकले। मुश्किल का सामना बड़ी हिम्मत से किया। तुम्हारी हिम्मत और हौसले की जितनी भी दाद दी जाए वो कम है। ये सुनकर टगू ने सर पीट लिया। उन्होंने समझा था कि बुढ़िया इस वाक्य को झूठ समझेगी और वो उसका जेवर हथियार लेंगी। तीर निशाने पर ना बैठते देखकर दोनों बड़े परेशान हुए, लेकिन अपनी परेशानी को छुपाते हुए बोले, रानी अम्मा आप भी कोई ऐसी आप बीती सुनाइए जो सच्ची होने के साथ साथ जरा दिलचस्प भी हो। बुढ़िया ने कहा, सच का बोल बाला, झूठे का मुंह काला। जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला तो आप बुढ़ापे में झूठ बोलकर अपनी अकबियत क्यों खराब करूंगी। लेकिन अगर तुमने मेरी कहानी को झूठ समझा तो मैं भी तुमसे 100 रुपए वसूल कर लूंगी। इसी उम्मीद पर बुढ़िया की कहानी सुनने के बाद एक बार फिर उन्हें बुढ़िया को पहुंचाने का मौका मिल जाएगा। ठगों ने एक जबान होकर कहा, हमें मंजूर है नानी अम्मा। बुढ़िया ने अपनी आप बीती सुनानी शुरू की। मेरा बाप एक किसान था। जब मेरी शादी की तो उसके जहर में बैलों की एक जोड़ी भी मुझे दी। बहुत अच्छी जोड़ी थी। दूर दूर के गांव से लोग उन बैलों को देखने आते थे। एक दिन क्या हुआ कि बैल खेतों में मैं काम करते करते वो बैल एक दूसरे से भिड़ गए। एक ने दूसरे बैल के माथे पर ऐसा सींग मारा कि खासा गहरा जख्म हो गया। बहुत इलाज करवाया मगर जख्म ऐसा था कि भरने में न आता था। एक दिन न जाने कहां से एक बनौला जख्म में जा घुसा। बहुत कोशिश की मगर नहीं निकला। कुछ ही दिनों में वहां एक पौधा उगाया। बढ़ते बढ़ते जब वो खासा बड़ा हो गया तो उसमें ऐसी उम्दा कपास के डोडे निकले कि तुम्हें क्या बताऊं। हमने कपास जमा करना शुरू कर दी। इसी तरह से हमारे पास काफी कपास जमा हो गई। अब तो उसने उनके बैल के चर्चे और भी दूर दूर तक होने लगे और रोजाना उस बैल को देखने वालों का तांता लगने लगा। हमने बैल को अपनी हवेली में बांध दिया और उस अजूबे को देखने के लिए बैल दर्शन के चंदे के तौर पर 4 आने भी का पैसे लगा दिए। सच पूछो तो उस बैल की बदौलत हमारे दिन फिर गए। बैल दर्शन चंदे के जरिए जब हमारे पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई तो हमने कई औरतें रुई बेलने पर लगाई। एक तरफ धनिये रुई धुन रहे थे और दूसरी तरफ कई औरतें चरखों पर सूत काट रही थी। इसी तरह कई जोलाएं हमारी सूत का कपड़ा तैयार करने पर मुकर्रर थे, जिन्होंने बना बना कर कपड़ों के अंबार लगा दिए। उन कपड़ों में केस खास कर बहुत अच्छे बने थे। एक दिन जब कपड़े का हिसाब लगाया गया तो पता चला कि दोनों केस चोरी हो गए हैं। बहुत तलाश किए मगर आज तक उन केसों का पता ना चल सका था। बेटा खुदा झूठ ना बुलाए तो अब पता चल गया है कि चोरी होने वाले ये वही केस हैं जो तुम दोनों ने और रखे हैं। शराफत का तकाजा जी है कि मेहरबानी करके ये केस मुझे फौरन वापस कर दो। बुढ़िया की ये बात सुनकर दोनों ठग बड़े परेशान हुए। शर्त हारने के डर से दोनों ने बगैर किसी हीलो हाजत को अपने अपने केस बुढ़िया के हवाले कर दिए। बुढ़िया ने दोनों केस संभाले और कहानी को जारी रखते हुए कहा कि वहाँ बेटे इस कपास एक जोलाई ने ऐसी मलमल भी तैयार की थी जिसे पगड़ियां बनाने के लिए लोग हाथों हाथ खरीद कर ले जाने लगे। लेकिन देखो तो जहाँ भी मलमल का एक चांद चोरी हो गया। और तलाश किया मगर उसका कुछ पता ना लगा। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि ये पगड़ियां जो तुम दोनों ने बांध रखी हैं यकीनन मलमल के उसी चोरी होने वाले थान की हैं। पासा पड़ता देख कर ठग बहुत पूछता है कि अब तो लेने के देने पड़ गए। अगर वो पगड़ियां बुढ़िया के हवाले नहीं करते तो शर्त के मुताबिक दोनों को 100 रुपए देने पड़ेंगे। लिहाजा उन्होंने खरीद इसी में समझी कि पगड़ियां भी बुढ़िया के हवाले कर दें। अब वो शहर के नजदीक पहुंच गए थे ये सोच कर कि अगर बुढ़िया ने अपनी कहानी जारी रखी तो कहीं उनके कुर्ते और धोतियां भी ना उतरवा लें।
एक ठग ने बात पलटते हुए कहा, नानी अम्मा आपकी कहानी तो वाकई बहुत सच्ची और दिलचस्प मालूम होती है, लेकिन हमें भूख बहुत लग रही है, खाने के लिए कुछ लाई हो तो हमें भी दे दो। बुढ़िया ने कहा, बात आप तो शायद आए ही समझो, मुझे अपने जेवर बेचने हैं, जब जेवर बिक जाएंगे तो आराम से किसी जगह बैठकर खाना भी खाएंगी। ठग दिल में बहुत खुश हुए और सोचा कि अच्छा बुढ़िया तुम जरा अपने जेवर तो बेच लो, फिर कोई दाव चलाएंगे, आकर जाएगी कहाँ। जी हमसे बचकर कुछ ही देर में वो तीनों शहर पहुंच गए। जब वो सुनार की दुकान के करीब पहुंचे तो बुढ़िया ने ठगों के सामने अपने जेवर उतारे और बोली, बेटा ये रही सुनार की दुकान, तुम जरा यही ठहरो, मैं ये जेवर बेच कर अभी आती हूँ। ठग सुनार की दुकान के बाद बैठ गए और बुढ़िया अंदर चली गई। सुनार ने पूछा, क्या चाहिए? अम्मा ने बुढ़िया ने कहा, मैं अपने दो नौकरों को बेचना चाहती हूँ, वो दोनों जो सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको जरूरत हो तो आप खरीद लीजिए। सुनार ने पूछा, लेकिन आप इन दोनों को कितने पैसे लेंगी? बुढ़िया ने जवाब दिया, सिर्फ 500 रुपए। सुनार ने कहा, 500 रुपए तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम कर लीजिए तो बात बन सकती है। मामला 400 रुपए में तय होने वाला देखकर बुढ़िया ने दिखावे के लिए सोच में पड़ गई और सुनार से कहने लगी, जरा रुकिए, मैं नौकरों से भी तो पूछ लूं कि वो दोनों अलग अलग जगह पर बेचना चाहते हैं या दोनों को यही बेच दूं। ये कहकर बुढ़िया ने जरा ऊंची आवाज से पूछा, हाँ बेटो, जरा ये तो बताओ कि एक एक करके बेचूं या दोनों को एक ही जगह फरोख्त कर दूं। ठगों ने समझा कि बुढ़िया जेवरों के बारे में पूछ रही है। कोई बैठे बैठे दोनों ने जवाब दिया, नानी दोनों को एक ही जगह यही पर बेच दीजिए, अलग अलग जगहों पर बेचने की जरूरत नहीं। ये सुनकर सुनार को भी तसल्ली हो गई कि सौदा नौकरों को रजामंदी से तय हो रहा है। उसने खुशी खुशी 400 रुपए बुढ़िया को थमा दिए। दोनों ठगों को दाम खड़े करके बुढ़िया दुकान से बाहर निकलने लगी तो ठगों ने फिर उसे कहा, नानी अम्मा भूख तो पहले से लग रही थी, खाने के साथ साथ आप तो मिठाई भी दिखाएंगी, जल्दी से हमारा मुंह मीठा करा दीजिए। अब बुढ़िया जवाब दिया, घबराओ नहीं बेटा, तुम्हें खाना भी पेश किया जाएगा और मिठाई भी, तुम यहीं ठहरो। बुढ़िया जब जाने लगी तो एक ठग ने पीछे से फिर आवाज दी, बुढ़िया अम्मा मिठाई जरा ज्यादा लाना। बुढ़िया ने कहा, तुम फिक्र मत करो। यही कहते कहते बूढ़ी आंखों से ओझल हो गई और ठग मिठाई के इंतजार में वहीं बैठे गप शप आंगते रहे। सुनार ने जब देखा कि कैसे नौकर हैं ये बाहर बैठे बातें किए जा रहे हैं, सुनार ने अंदर बुलाकर डांटना शुरू किया। दोनों ठग थोड़ी देर तो चूं चढ़ा किए बगैर सुनार की डांट टपट सुनते रहे, लेकिन जब मामला समझ में आया तो बहुत छटपटाए। जिंदगी में गालबन ये पहला मौका था जब इन दोनों ठगों ने भी महसूस किया कि वाकई कभी कभी शेर को सवा शेर भी मिल जाता है।